Hello friends, welcome all in Learning with Beyond Imagination. First of all, thank you so much for liking our channel. और जैसा कि मैं अभी देख रही हूँ 10,000 प्लस ऑडियंस अभी भी हमको लाइव देख रही है थ्रू यूट्यूब लाइव, फेसबुक लाइव, लिंक्डइन लाइव एंड इंस्टा लाइव. फ्रेंड्स, आजकल की डिजिटल दुनिया में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है, पर आज भी कुछ सवालों के जवाब हैं जो बड़े ही लिमिटेड हैं. जैसा कि हम अक्सर देखते हैं जब स्टूडेंट से हम क्वेश्चन करते हैं उनके करियर ऑप्शन को लेके, तो या तो वो कंफ्यूज्ड होते हैं या उनके जवाब बड़े ही लिमिटेड होते हैं. जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर या मैनेजर बनना, दैट्स इट. डू यू नो व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनीवन, फॉर एनी स्टूडेंट? एनी गेस? लेट मी टेल यू. द बेस्ट करियर ऑप्शन फॉर एनीवन इज हिज और हर पैशन. लाइक विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा एंड सो ऑन are the best example of passion as career option. तो आज हम ऐसे ही पैशनेट करियर के बारे में बात करेंगे. आज हमारे बीच ऐसी ही जानी मानी हस्ती मौजूद है हमारे साथ जिन्होंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया और इसी के साथ देश विदेश में अपनी एक विशेष पहचान बनाई. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स वेलकम आवर गेस्ट ऑफ टुडे, 2 times नेशनल अवार्ड विनर, द क्वीन ऑफ वॉइस अनुपमा शरद, जो कि एक जाना माना नाम है रेडियो जगत की दुनिया का और हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन की सीनियर एडवाइजर भी हैं. मैम, आज हम अनुपमा जी से जानेंगे उनकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में और हाउ रेडियो इज इमर्जिंग एज द बेस्ट करियर ऑप्शन. मैम, वेलकम टू आवर शो. नमस्कार एंड थैंक यू सो मच बियॉन्ड इमेजिनेशन के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरी बातें शेयर करने के लिए. बहुत कुछ है रेडियो की दुनिया में और आज हम जिन मुद्दों पे बात करने वाले हैं वो डेफिनेटली आपका जो माइंडसेट है उसको बदलेंगे. तो एक बार फिर से बियॉन्ड इमेजिनेशन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे ज़रिए इस टॉपिक को आज आप बहुत सारे लोगों के बीच में पहुँचा रहे हैं. मैम, इतने टाइम से आप रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं. आवर ऑडियंस वुड लाइक टू लिसन अबाउट योर जर्नी सो फार. हाँ, एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. मैं बहुत सालों से इस इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ. अब तो तकरीबन 22-23 साल होने वाले हैं मुझे. लेकिन तब से लेकर अब तक के टाइम में बहुत फ़र्क आ गया, काम करने के तरीक़ों में बहुत फ़र्क आ गया, हमारी सोच में, हमारी अप्रोचेस में बहुत फ़र्क आ गया, रेडियो में इनफैक्ट बहुत फ़र्क आ गया. व्हेन आई स्टार्टेड तो इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं था फील्ड में. आज जहाँ प्राइवेट चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, मैंने स्टार्ट किया आकाशवाणी के साथ. आकाशवाणी ने एक अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, स्थापित किया हुआ है, जिसके आगे पीछे हम लोग कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं कर सकते. लेकिन अब एक्सपेरिमेंट्स का दौर है. प्राइवेट एफएम्स के ज़रिए लोग अपने आप को बहुत एक्सपेरिमेंटल हो चुके हैं, मैं कह सकती हूँ. तो मैंने जब शुरू किया था तो हम लोगों को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते थे. तब हम लोगों को स्क्रिप्ट्स के साथ बहुत बंधना पड़ता था, क्या कहना है, क्या करना है. हमारे जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता था. अब थोड़ा लचीलापन आ गया है. हाँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रेडियो जॉकी बनूंगी, बिकॉज मैं कभी इस फील्ड में प्लानिंग के साथ नहीं आई. अचानक एक दिन मेरे दोस्तों को लगा कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक है, मैं लिखती अच्छा हूँ, और उस वक्त लखनऊ में शुरू हुए थे सिलेक्शंस एफएम रेनबो के लिए. और मैंने ऑडिशन दिया, पता नहीं कैसे मैं सिलेक्ट हो गई. शायद यही दैट वाज माय कप ऑफ टी कि मैं इस तरफ आ गई और अब मुझे लगता है कि मैं इसी फील्ड के लिए बनी थी. मैम, रेडियो फील्ड के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में आपने अपनी पहचान बनाई है. वी वांट टू लिसन अबाउट दैट. हाँ, रेडियो फील्ड के अलावा मैंने स्टार्ट किया था थिएटर से. मैं थिएटर आर्टिस्ट थी और उसके पहले भी अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है सोते जागते खाते पीते नहाते धोते एक चीज़ है जो मेरे साथ चलती रहती है, दैट इज़ म्यूज़िक. म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी भी अपने से अलग नहीं कर पाई. म्यूज़िक से हटती थी तो लिखने पे आती थी, पोइट्रीज लिखती थी. एक पोइट्री की बुक भी पब्लिश हुई और उसके बाद
थिएटर और उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ना, बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव कामों में मैं आती चली गई। स्टोरी टेलिंग एक बहुत बड़ा करियर के बीच में मेरी बहुत बड़ी चीज़ रही मेरे लिए। स्टोरी टेलिंग में मैं आई, मैं एक मंच के साथ जुड़ी और वहाँ पर मुझे लगा कि ये कितनी बड़ी विधा है, ये कितनी बड़ी चीज़ है। ये एक ऐसी कला है जो हम लोगों को लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट कर देती है, क्योंकि स्टोरीज़ तो हमेशा चलती हैं और ये रेडियो के साथ जुड़ी हुई भी एक बहुत बड़ी बात है। तो लाइफ ऑल इन ऑल बहुत क्रिएटिव रही है मेरी अभी तक। बचपन से लेकर अब तक मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है अभी आने वाले जब तक जो भी 5-6 साल 10 साल हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मैं अभी करती रहूँगी। मैम, you have been awarded by National Award for 2 consecutive years, 2018 and 2019, for your radio documentary. तो मैम हम सभी एक्साइटेड हैं उसके बारे में जानने के लिए और रेडियो डॉक्यूमेंट्री के बारे में जानने के लिए। प्लीज़ मैम बताइए। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि आपका काम जब सराहा जाता है, आपके काम को पहचान मिलती है, लोग सामने से आपको इतनी बड़ी जगह पे बिठा देते हैं, तो आपको लगता है कि जो अब तक आपने किया है वो उसका रिजल्ट है। ये उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक संस्थान ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। हर साल एक रेडियो फेस्टिवल होता है जिसमें हर जगह से लोग, देश के हर कोने कोने से लोग अपनी अपनी एंट्रीज लेकर आते हैं और उसमें फिर ये जज किया जाता है कि क्या बेहतर है क्या नहीं। तो अल्लामा इकबाल पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसके वॉइस ओवर के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जिस वक्त मेरे पास ये न्यूज़ आई थी मुझको यकीन नहीं हुआ था। मैंने देखा है लोगों को फिल्म फेयर में अवार्ड्स लेते और बहुत सारे मंचों पे खड़े होकर अवार्ड्स मैंने और भी लिए हैं, लेकिन जहाँ ये राष्ट्रीय शब्द जुड़ता है ना, जब देश की बात हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी प्राइड की एक मोमेंट होती है, एक फीलिंग होती है। तो अल्लामा इकबाल पे ये डॉक्यूमेंट्री थी। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े शायर हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन रचनाएं लिखी हैं। रेडियो में आने के बाद एक ये चीज़ भी होती है, मैं हर चीज़ को आज रेडियो से जोड़ने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ ताकि आप सबको ये पता चल सके कि रेडियो जो है वो हर पल आपके साथ जुड़ा हुआ है, हर पल हमारे साथ जुड़ के चलता है। और उसके बाद जो दूसरा अवार्ड मिला था वो बच्चों की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसमें एक बार फिर मेरा वॉइस ओवर था, नरेशन था मेरा, और उसके लिए एक बार फिर मुझको ये नेशनल अवार्ड मिला था। मैम, आपकी रेडियो डॉक्यूमेंट्री के बारे में सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। वी ऑल गेटिंग एक्साइटेड, और इसी के लिए मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगी कि अगर उनको रेडियो डॉक्यूमेंट्री के बारे में और भी सुनना है तो हमारे इस लाइव सेशन में कमेंट करके अपनी ईमेल आईडी सेंड करिए। हम आपकी ईमेल आईडी पर इसका लिंक सेंड करेंगे। तो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम सभी के लिए रेडियो का मीनिंग रेडियो जॉकी तक ही सीमित है। मैम, क्या वास्तव में रेडियो का मतलब रेडियो जॉकी ही है या इसके अलावा और भी ऑप्शन है? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट इट विद रेडियो। रेडियो क्या है? लेकिन मैं रेडियो के पहले जाऊंगी, मैं आपसे इस मुद्दे पे बात करूंगी कि कम्युनिकेशन क्या है। रेडियो इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत प्यार से और बहुत आसान शब्दों में मैं समझाने की और कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ आज। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है किसी भी बात को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करना, और ये कम्युनिकेशन तब से शुरू होता है जब से हम जन्म लेते हैं, जब से हम ज़मीन पर आते हैं। ये कम्युनिकेशन तब से ही शुरू हो जाता है। अब इस कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी क्या है? कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है 2 मोड्स का होना। एक वो जो कम्युनिकेट कर रहा है, अपनी बात कह रहा है, और दूसरा वो जो इस बात को सुन रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो रेडियो जो है ये कम्युनिकेशन का कितना स्ट्रॉन्ग मीडियम है ये हम सब जानते हैं। अगर मैं आरजे होने की बात करूं तो आरजे रेडियो की एक बहुत छोटी इकाई है, एक बहुत छोटी यूनिट है, क्योंकि रेडियो बिल्कुल समंदर की तरह है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे अभी मैं आपको शेयर करूंगी आपके साथ। लेकिन उसके पहले रेडियो के साथ, रेडियो से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ मैं कम्युनिकेशन पे एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगी कि ये कम्युनिकेशन कब से शुरू हुआ और कैसे कैसे शुरू हुआ। पुराने ज़माने की मैं बात करूँ तो आप घूमने जाते हैं, बहुत सारी जगहों को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्या पाते हैं वहाँ पे? बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ होती हैं। ये सब आपको उस काल की चीज़ों के बारे में बताती हैं।
तो दैट मीन्स दे आर कम्युनिकेटिंग। वो उस टाइम पे क्या था, उस वक्त क्या होता था, ये सारी चीज़ें वो कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन का ज़रिया हमेशा रहा। उसके थोड़ा सा मैं आगे आती हूँ तो कम्युनिकेशन में एक पार्ट ये भी जुड़ा जब लोगों ने, जिनको मिन्स्ट्रल्स कहते थे, वो लोग डुगडुगी बजाते थे और पूरे राज्य में, पूरे शहर में चीज़ों के बारे में बताते थे। कभी अपने राजा की गाथा बताते थे, कभी किसी फेस्टिवल के बारे में बताते थे। तो वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी सभ्यता, हमारी चीज़ें बदलती चली गई, हम एडवांस होते चले गए, लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए, हमने पढ़ना शुरू किया, हम पढ़े लिखे, और उसके बाद हमारा ये जो जर्नी थी सभ्यता की, एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ, वो शुरू हुई। और यहाँ से जब रेडियो ने एक हाथ पकड़ा लोगों का, तो सिनेरियो ही बदल गया। अब अगर आरजे की बात मैं करती हूँ तो डेफिनेटली आरजे रेडियो का चेहरा होता है। हम किसी भी चैनल को उस आरजे के नाम से पहचानने लगते हैं कि फलाना आरजे जो है, अच्छा वहाँ उस चैनल में, अगर एक चैनल की बात की जाए तो किसी आरजे का नाम उसके साथ जुड़ के आता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिस पे आगे अभी बात होती रहेगी, लेकिन आरजे जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला जो शख्स होता है रेडियो के अंदर, रेडियो इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं टोकूंगी आपको कि सिर्फ आरजे नहीं है, रेडियो का मतलब सिर्फ आरजे नहीं है। इस बात को प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रेडियो अपने आप में एक बहुत विस्तृत बात है, बहुत बड़ी बात है। मैम, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो अबाउट दिस, क्योंकि हम तो अक्सर आरजे की ही बात करते थे, जबकि हमारे सामने तो पूरा समंदर है रेडियो जगत को एक्सप्लोर करने के लिए। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज लाइज इन द ओशन ऑफ रेडियो? जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एवरीवन थिंक अबाउट डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर एक्सेट्रा। ओके, ये समय बदलने के साथ बहुत कुछ बदला है। आपने कहा इंजीनियरिंग या मेडिकल या इस तरह की चीज़ें जो एक सेट माइंड के साथ हमारी कम्युनिटी में या हमारी सोसाइटी में रहती थी, हम उनके आगे कभी सोच नहीं पाते थे। या तो फैमिली बिजनेस जो फादर ने किया वो बेटा या बेटी करेगी, या फिर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। लेकिन मैं पिछले 10 सालों की बात अगर आपसे करूं तो इन 10 सालों ने ये सारा चेहरा एकदम बदल के रख दिया है। मैं किसी और इंडस्ट्री की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, लेकिन मैं बेसिकली रेडियो की बात करती हूँ आके, कि आज भी बच्चे हैं जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बड़ा नंबर आ गया है, मैं एज ए टीचर भी जानती हूँ, एज ए सीनियर आरजे भी इस बात को समझती हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे आरजे बनना है। मुझे अलग से लोग फ़ोन करते हैं या गाइडलाइंस लेते हैं, कोई कहीं मिल जाता है किसी फंक्शन में, मैम मुझे आरजे बनना है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये चीज़ नहीं होगी कि मुझे आरजे बनना है, अगर अंदर से इस चीज़ की चाहत या फीलिंग नहीं होगी, तो कोई कैसे आगे आएगा? एट द सेम टाइम पेरेंट्स का माइंडसेट बदल गया है। उनको लगता है कि बच्चे अब उस 90% और 95% की दौड़ में ही शामिल होके अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। उनको साबित करने के लिए उनको मौका देना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ये बात यहाँ पर आती है कि रेडियो का जो ग्लैमर बढ़ा है इस बीच में, जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट चैनल्स हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने अपना ग्लैमर बढ़ाया, अपनी पोजीशन बनाई है, अपनी जगह बनाई है, एक अचानक से क्रेज़ बढ़ गया है। अगर मैं रेडियो को एक करियर के तौर पे आपसे बात करूं तो हम जब करियर में आते हैं तो हमारी नेसेसिटीज़ क्या होती है, हमको क्या चाहिए होता है? नेम, फेम, मनी। और सीरियसली मुझे नहीं लगता कि रेडियो में इन तीनों चीज़ों की कोई कमी है। मैं आपको एग्जाम्पल अगर दूं, लोग अपने नाम से जाने जाने लगे हैं। अगर मैं नवेद की बात करती हूँ, मैं रेडियो मिर्ची की तरफ जाती हूँ तो दुनिया भर के लोग जानते हैं उनको। मैं रौनक की बात करती हूँ तो सिर्फ अपने स्टार सुनते ही दूर से समझ में आता है कि यूसुफ खान की आवाज़ है। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी साइड में आपसे बात करूं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी बड़े बड़े टीवी स्टार्स हैं, जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने एक ट्रेंड बना लिया है। उनको लगता है कि उनको मासेस के साथ जुड़ने के लिए रेडियो से बेहतर जरिया नहीं मिल सकता। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। करीना कपूर है, अनु कपूर ने अपना एक ट्रेंड सेट कर लिया है
जिस प्रोग्राम के साथ वो रेडियो पे आते हैं। और ऐसे तमाम लोग हैं जो इस वक्त बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। इनफैक्ट मैं आयुष्मान खुराना की बात करूं जो आजकल बहुत यंगस्टर्स की हार्ट थ्रॉब बना हुआ है, वो उसने शुरुआत तो अपनी रेडियो से ही करी थी ना। तो रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त बहुत अच्छी तरह से लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, रेडियो एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा, जिसको हमने हमेशा शुरू से एक चीज़ मानी कि बहुत सस्ता, सरल, सुलभ, ईजिली मिल जाने वाला आपका एक रिसोर्स है जिसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। मैम, रेडियो जॉकी के अलावा और कौन से करियर ऑप्शन हम रेडियो में पा सकते हैं? प्लीज़ मैम, थ्रो सम लाइट ओवर द सेम। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, रेडियो में जब हम आते हैं तो हमारा माइंडसेट ये होता है बाहर से कि हमको अंदर जाना है, रेडियो जॉकी बनना है, कुछ गाने बजाने हैं, कुछ बातें कहनी है, लोगों को एंटरटेन करना है, एंड दैट इज़ इट। बट ऐसा नहीं है। रेडियो के अंदर अगर आप अच्छा लिखते हैं तो आप एज ए स्क्रिप्ट राइटर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको जो प्रोडक्शन है, रेडियो प्रोडक्शन है, उसका कोई अंदाज़ा है या उसमें आप ट्रेंड हैं तो एज अ प्रोड्यूसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ ओबी जॉक, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग जो काम होता है, ये बिल्कुल अलग काम होता है। बाहर जाना, लोगों के इंटरव्यूज़ लेना। अगर आप में इंटरव्यूज़ लेने की अच्छी स्किल्स हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। न्यूज़ रीडर की मैं बात करूं तो न्यूज़ रीडिंग के लिए बिल्कुल अलग चैनल्स हैं, आकाशवाणी के या और भी कम्युनिटी रेडियोज़ के, जहां पर एज ए न्यूज़ रीडर, क्योंकि न्यूज़ रीडिंग आपके बाकी प्रोग्राम्स के प्रेजेंटेशन से बिल्कुल अलग हो जाती है, उसके लिए आपको अलग स्किल्स चाहिए होती हैं, अलग तरीके के मॉड्यूलेशंस होते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पूरे समंदर में हम कोशिश करेंगे जब हम आगे आपसे मिलेंगे तो एक एक टॉपिक पर बहुत डिटेल्ड आपको सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेडियो के अंदर जाके एक रेडियो जॉकी ही बने। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं तो आप एज ए स्क्रिप्ट राइटर, एज ए कॉपी राइटर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मैम, इतने सारे करियर ऑप्शन बताने के लिए। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप और हमारा बियॉन्ड इमेजिनेशन प्लेटफॉर्म, जो हमें अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं रेडियो फील्ड में करियर बनाने में। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बियॉन्ड इमेजिनेशन से जुड़ने के बाद मुझे लगा कि आजकल की बदलती हुई दुनिया और ख़ास तौर पर ये जो टाइम पीरियड है कोविड-19 का, जब हम सब अपने अपने घरों के अंदर हैं, एक कहते हैं ना, अगर मैं अपनी बात करूं, जब क्रिएटिव लोगों की बात होती है तो पंख फैलने से थोड़ा रोकने की सी कोशिश कर ली इस लॉकडाउन ने। लेकिन बस यहीं पर बियॉन्ड इमेजिनेशन जैसी जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आती है ना, वो कमाल कर देती हैं। और बियॉन्ड इमेजिनेशन के साथ मिलके आप इतना बड़ा कमाल कर सकते हैं कि आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा। आज बियॉन्ड इमेजिनेशन के ज़रिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी जितनी भी स्किल्स हैं, मेरी जितना भी जो भी मैंने सीखा है, पढ़ा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और ये लीडरशिप या ये गाइडलाइंस, ये मिलना ही सबसे मुश्किल बात होती है। अगर आप बियॉन्ड इमेजिनेशन तक आते हैं तो यकीन मानिए, मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ कि हम यहाँ पर जिस तरह के एक्सपर्ट्स के साथ आपको कनेक्ट करते हैं, जो गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे रहे हैं, अगर मैं सिर्फ रेडियो की बात करती हूँ तो सिर्फ मैं नहीं, और भी एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे जो आपसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। इसलिए सिर्फ एक चीज़ में सीमित रह जाना बियॉन्ड इमेजिनेशन की वो नहीं है। हमारी एक ज़िद है कि हम हदों को तोड़ के आगे जाएंगे, और इसीलिए हमने बियॉन्ड इमेजिनेशन नाम दिया है, ताकि जो इमेजिनेशन एक जनरल इमेजिनेशन जो होती है उसके आगे जाके भी सोचा जा सकता है। खिड़कियों को खोलिए तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बाहर। तो आसमान सिर्फ 7 नहीं होते, हम उस 9-10 आसमान तक भी पहुंचना चाहते हैं। आपसे बस ये कहूँगी कि आप आइए, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं यहाँ पर जिनमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और रही रेडियो की बात, तो रेडियो की जर्नी बहुत लंबी है। मैं अगर रेडियो की जर्नी की आपसे बात करूं, एक छोटा सा क्विक वो दे देती हूं आपको कि कैसे कैसे रेडियो की शुरुआत हुई।
अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो रेडियो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे शुरू किया गया था और तब बहुत लुका छिपा रेडियो था, क्योंकि तब रेडियो का जो इंटेंशन था, जो मोटिव था, वो एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं था। तब क्या होता था, जो लोग सीमा पे लड़ाई कर रहे हैं उनको मैसेजेस भेजने के लिए, या जो कुछ बहुत हाई ऑफिशियल्स हैं उनको गुपचुप कहते हैं ना सीक्रेट वाली बातें पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इन चीज़ों को बदलाव लाए, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती चली गई। अगर मैं इंडिया के सिनेरियो पे बात करूं तो 23 जुलाई 1927 लॉर्ड आयरविन ने यहाँ पर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी शुरू करी थी और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। लेकिन 1927 के बाद 1930 आते आते ये इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो थी ये दिवालिया हो गई। तो इसके बाद क्या करना था, क्योंकि रेडियो तो चल पड़ा था। जब रूडोल्फ हर्ट्ज ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कोशिश करके कुछ पावर, मैग्नेटिक पावर के साथ इसको इंट्रोड्यूस किया था, और इन्हीं के नाम पे जब मैं मेगाहर्ट्ज की बात करती हूँ, आप सुनते होंगे कि इतने इतने मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं ये, तो ये जो हर्ट्ज वर्ड है ये रूडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे लिया गया है, जिसकी जिन्होंने पावर जो बनाई थी उस पर मार्कोनी ने रेडियो बनाया था, उसका बेसिक प्रिंसिपल बनाया था। लेकिन मैं इंडिया की बात कर रही थी आपसे, मैं इसको बस इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रही थी कि जब 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन दिवालिया हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ ऐड किया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ ऐड करने के बाद ये फिर थोड़ा बहुत घूमी और इसका नाम हुआ आकाशवाणी। देन कॉमर्शियल सर्विसेज शुरू हुई जिनको हमने विविध भारती कहा। उसके बाद धीरे धीरे ये एक ट्रेंड चेंज होने लगा। तब जब विविध भारती की शुरुआत हुई, तब कॉमर्शियल सेवा की शुरुआत हुई, तब छूट मिली इस बात की कि हाँ, हम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोगों के बीच में जा सकते हैं। इसके जस्ट पहले रेडियो के बस 3 मोटिव्स थे। पहला तो ये कि जो भी हमारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, नीतियां हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, या लोगों को शिक्षित करना, एजुकेट करना, या फिर मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाना। ये 3 मोटिव्स थे रेडियो के। लेकिन अगर आज के सिनेरियो में बात करती हूँ, देखती हूँ, तो बिल्कुल अलग बात हो गई है, क्योंकि रेडियो का ग्लैमर बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम प्राइवेट चैनल्स के ज़रिए, हम कम्युनिटी रेडियोज़ के ज़रिए, कम्युनिटी रेडियो की बात मैं ज़रूर करूँगी यहाँ पे, क्योंकि ये वो मुद्दा है, ये वो रेडियो चैनल्स हैं जिनका दायरा कम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी एक लिमिटेड दायरे में होती है, शायद 10 या 12 किलोमीटर तक, लेकिन इनका काम होता है एजुकेट करना। ये कम्युनिटी रेडियोज़ के लिए गवर्नमेंट कितना ज़्यादा इस वक्त आगे है, ये अगर आप पढ़ते होंगे इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर्स में, तो आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे। इसके लिए लाइसेंस लेना थोड़ा सा आसान है इन कंपैरिजन टू जो प्राइवेट एफएम चैनल्स होते हैं जो सोली एंटरटेनमेंट बेस्ड होते हैं। तो कम्युनिटी रेडियोज़ का अपना एक स्कोप आ गया है, जहाँ पर हम किसी एक मुद्दे के साथ इसका लाइसेंस हायर कर सकते हैं। हो सकता है वो मेडिकल फील्ड हो सकता है वो एजुकेशनल फील्ड हो सकता है वो वीमेन बेस्ड हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ऑल इन ऑल मेरा कहना ये है कि रेडियो को सिर्फ आरजेइंग तक आप मत सीमित करिए, क्योंकि रेडियो के अंदर रहते हुए मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं। मैं लिखती थी, ठीक था, लेकिन प्रोग्राम प्रोडक्शन मैंने यहीं पर आके सीखा, और प्रोडक्शन का अपना एक स्कोप है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप निकाल सकते हैं, जिनको आप खंगाल सकते हैं, और जिनमें आप अपना हाथ बहुत खूबसूरती के साथ आजमा सकते हैं। ये एश्योरेंस मेरी है कि बियॉन्ड इमेजिनेशन में जो एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको बहुत बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि मैम ने बताया, बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू, टू मोटिवेट यू, टू अपग्रेड यू इन योर जर्नी। इन द लास्ट, मैम, what are your suggestions and words of wisdom to our viewers? देखिए, वैसे तो आजकल के लोग अपने आप ही बहुत स्मार्ट हैं। बच्चों को पता होता है कि उनको किस फील्ड में जाना है, क्या ऑप्ट करना है, क्या उनके लिए बेहतर है, कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी और बेहतर हो सकती है। बट हाँ, एक सीनियर आरजी होने के नाते या बहुत सारा एक्सपीरियंस मेरे अंदर होने के नाते ये बात ज़रूर है कि कई बार हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए अपनी चीज़ों को सेकेंडरी कर लेते हैं। अच्छा होता है, बहुत बार अच्छा होता है, लेकिन कई बार आपको ये देखने की ज़रूरत है
कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जा रही है। क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार जब हम अपने मौक़ों को छोड़ देते हैं तो आगे की लाइफ में हमको सिर्फ पछतावा होता है कि काश हमने ये एक बार कर लिया होता। ये काश आपकी लाइफ में ना आए, इसकी कोशिश करिए कि वो लोग जो आपसे दूसरी तरह की उम्मीदें रख रहे हैं उनको आप कन्विंस कर पाएँ। लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, कन्विंस करना है अपनी अच्छी बातों के साथ। अपनी वो कोशिशें जो आपके उस करियर से जुड़ी हुई हैं उसके अच्छे पॉइंट्स भी बताइए। आज के टाइम पे भी माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो कहीं कहीं अब जैसे मैं आरजे की बात करूं तो लोग कहेंगे कि पेरेंट्स सोचते होंगे कि भाई इतना पढ़ा लिखा, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है मेरा बच्चा और आरजे बनेगा। मैं आपको बता दूं, एक आरजे होने की एक बहुत बड़ी शर्त है आपका इंटेलिजेंट होना। क्योंकि जब हम मॉर्निंग शोज़ करते हैं या हम किसी भी तरीके का नाइट शो भी कर रहे हैं या कोई भी शो कर रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो इंटेलिजेंट होना ये नहीं कहता कि आप सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए, आप आरजे बनिए या आप कुछ भी बनिए, लेकिन आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए। सबसे बड़ी बात यही है, फॉलो योर ड्रीम्स एंड बी पॉजिटिव। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बियॉन्ड इमेजिनेशन के ज़रिए हम बहुत सारे वेबिनार्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत सारी ऐसी क्लासेस हम आपको देने की कोशिश करेंगे जो आपके करियर से रिलेटेड हैं, आपको और भी ज़्यादा स्किल्ड बनाएंगी, और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएंगी, उनको एक सही दिशा देंगी, एक सही गाइडलाइन देंगी। आप के स्क्रीन पे बहुत सारे लिंक्स हैं, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, आप हमसे जुड़िए, बियॉन्ड इमेजिनेशन तक आइए। मैंने पहले भी ये चीज़ कही कि हम वहाँ से आपको देखना सीखना शुरू कराएंगे जहाँ से आपकी इमेजिनेशन की लिमिट अब तक ख़त्म हो चुकी थी। तो बियॉन्ड इमेजिनेशन तक आइए, हमसे जुड़िए और इन वेबिनार्स का हिस्सा बनकर, इन क्लासेस का हिस्सा बनकर, इन सारे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनकर जो हम टाइम टू टाइम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें पॉजिटिव निकालिए, अपने लिए कुछ अच्छा चुनिए और दुनिया को दिखाइए कि आप क्या हैं। थैंक यू अनुपमा मैम हमारे लर्निंग सेशन में आने के लिए और हमारे दर्शकों और हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन को अपने बिजी शेड्यूल में से इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। और लास्ट में मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से अनुपमा मैम ने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने गाइडेंस के थ्रू शेयर किया कि किस तरह से आप रेडियो में अपना करियर बना सकते हैं, तो इसी तरह से हम अनुपमा मैम के साथ आगे भी नॉलेज और ट्रेनिंग सेशन लाते रहेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप भी हम लोगों को ये कमेंट करके बताइए कि आपको ये लर्निंग सेशन कैसा लगा, जिससे कि हम अपने लर्निंग सेशन को आगे आने वाले वीडियो में और भी बेहतर बना सकें। और फ्रेंड, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।